लो फिर से ये रैंडम नीश चीजों पे वीडियो बनाने वाला यूट्यूबर एक और अकड़म जापानी धारावाहिक के साथ आ गया। अब अगर बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के मैं तुम्हें शो की क्लिप्स दिखा दूं तो 90% भारतीय गर्व या शर्म से चिंगाड़ देंगे, ये तो पावर रेंजर्स है। तो हाँ, तुम लोग गलत हो। इस शो का नाम कामेन राइडर गाइम है और इस वीडियो में मैं अर्ली 20s जापानी लड़के लड़कियों को सेंगोकू स्टाइल के चमकते आर्मर में ऐसे एनिमे लेवल के पोज मारते हुए दिन दहाड़े सड़कों पे लड़ने की बात करूंगा। तो आई होप कि तुम लोगों ने अपना मूड बना लिया है। सबसे पहले इस शो का प्रीमाइस ले लो। कुछ टीनेज डांसर्स का क्रू इस स्टेज पे नाचता है। अब राइवल क्रू वालों को भी यहाँ नाचने की इच्छा जागरूक हुई तो इन लोग आपस में इन्वेस्ट बैटल करते हैं। इन्वेस्ट बैटल क्या है? ऐसे फलों के आकार के तालों को तुम खोलोगे तो एक इथेरियल फाइटिंग रिंग सी बन जाएगी जिसमें लोग अपने मॉन्स्टर्स को समन करके उनके बीच मल्ल युद्ध करवा देंगे। जिस टीम का मॉन्स्टर जीता वो डांस का स्टेज उनका। कुल मिला के टफ बैटल चल रही है और इन बैटल्स का इतना ज्यादा ट्रेंड है कि अलग से इस शहर का पॉपुलर डीजे इन फाइट्स को ब्रॉडकास्ट करता है, जिसके अभाव देख के तुम्हारे तलवों से लेके पिछवाड़े तक की क्रिंज के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो इस प्रीमाइस को सुन के अगर तुम एक्साइटमेंट और वंडर से भर गए हो कि कैसे इन बैटल से कूल वे में स्टोरी टेलिंग और कॉम्बैट होगा तो तुम गलत चैनल में आए हो। इससे ज्यादा बोरिंग प्रीमाइस किसी कहानी का नहीं हो सकता है। और जिस तरह से इसे एग्जीक्यूट किया है कि ये राइवल टीम का लीडर ऐसी फिलोसफिकल लाइंस फेंके दे रहा है, और किस लिए? लड़के लड़कियों को स्टेज में नाचने से रोकने के लिए। ये भाई वैसे पेटी हरामखोर में आएगा कि किसी छोटे बच्चे को आइसक्रीम देना हो तो आइसक्रीम को स्लाइड वाले झूले के ऊपर रख देगा और सीढ़ी वाली साइड में बच्चे का रास्ता रोक के बोलेगा दूसरी तरफ से चढ़ो। ऐसे बचकाने प्रीमाइस के बाद भी मैंने इसे आगे कंटिन्यू क्यों किया? क्योंकि पहले तो ऑब्वियसली जिन्होंने मुझे ये सीरीज रिकमेंड की थी वो लोग इसकी भर के तारीफ करते थे, लेकिन अगर वो ना भी होते फिर भी तुम्हें कुछ चीजें काफी जेन्युइन लगेंगी। सबसे पहले तो ये सारे एक्टर्स ऐसे एब्सर्ड प्लॉट में भी काफी सीरियस है। वही राइवल गैंग का लीडर ले लो, नाचना और स्टेज छीनने को एक कॉन्टेस्ट की तरह देख रहा है। फिर जिन डांसर्स से स्टेज छीन लिया गया है उनके पीओवी से तुम्हें पता चलेगा कि ये लोग सच में भीषण पैशनेट है खुद को एक्सप्रेस करने के लिए, खासकर कि ये लड़की। और सबसे बड़ा एंकर पॉइंट इस शो का मेन कैरेक्टर कोता है। वो बंदा ये डांस और मॉन्स्टर बैटल से दूर है, उसका पीओवी थोड़ा ग्राउंडेड सा है। अभी अभी ये एडल्टहुड में घुसा है और जिंदगी के केओस में खुद का संतुलन बरकरार रखने की कोशिश कर रहा है। इससे तुम्हें ये अंदाजा हो जाएगा कि सिर्फ तुम्हें ये नाचना टफ बैटल बचकाना नहीं लग रहा है। ये स्टोरी खुद हमें बताना चाहती है कि ये उन समय को दर्शा रहा है जब जिंदगी फन और ईजी लगती थी। अगर तुम उसी उम्र में हो तो तुम्हारे लिए इमर्जन है, लेकिन अगर तुम उस उम्र से आगे आ चुके हो तो तुम एज अ बाईस्टैंडर रह के भी ये सब पे ठहाके मार के हंस सकते हो कि कितने छूतिए थे, या फिर स्माइल कर सकते कि कितने छूतिए थे। ये साइकोलॉजिकल अंडरटोन तुम्हें पहले से दिखने लगेगा कि सरफेस लेवल में चाहे जो दिख रहा हो लेकिन कुछ तो डीप यहाँ है ही, पर उसे छुपाया जा रहा है। और इस हिंट को प्लॉट में भी इनकॉर्पोरेट किया गया है। पहले ही इन्वेस्ट बैटल में राइवल गैंग के अंडर हैंडेड ट्रिक के कारण एक मॉन्स्टर अपना रिंग तोड़ के रियल वर्ल्ड में आ जाता है और भाई भीड़ में भगदड़ मच जाती है। इन खिलौनों को कंट्रोल नहीं किया गया तो जानलेवा भी हो सकते हैं। इसके अलावा शहर में रैंडम जगहों पे किसी दूसरी दुनिया के पोर्टल्स खुल गए। इस डांस क्रू का एक मेंबर इसी पोर्टल में घुसा था और उसके बाद कभी वापस नहीं लौटा, तो एक ये मिस्ट्री भी चालू कर दी है। और टाइम टू टाइम इन पोर्टल से मॉन्स्टर्स शहर में घुस जाते हैं और यही हमारे इस सीरीज के फॉर्डर एनिमीज है। तो बेस स्ट्रक्चर तैयार हो गया है, अब हीरो की ओरिजिन कैसे होगी? तो कुछ नहीं, बंदे को उसी दूसरी दुनिया के जंगल में बेल्ट का बकल मिल जाता है जिसे अपने कमर में लगाओ और वही इन्वेस्ट बैटल के ताले वाले खिलौने को बकल के स्लॉट में डाल के बूम, हो गया हमारा ट्रांसफॉर्मेशन। और अपनी नई मिली आर्मर की ताकत को आजमाने के लिए हमारे भैया के सामने गिनी पिग के रूप में मॉन्स्टर भी खड़ा है। तो जो काटम काटी विस्फोट और कूदम कादी सबका आनंद मिलेगा। सारा आर्सनल इस दानों पे उड़ेल दिया। सेटिस्फाइंग। जापानी लोगों की एक खासियत है कि आइडिया जितना एब्सर्ड हो उसे कूल बना ही देते हैं। कौन सोच सकता है कि फलों का बेस थीम रख के आर्मर के ऐसे कूल डिजाइन्स निकल के आएंगे। वो दूसरी दुनिया का जंगल जिसका नाम इन लोगों ने हेलहाइम रखा है, वहाँ पे एक तरीके के फल उगते हैं। एक्चुअली वहाँ केवल एक ही तरीके के फल उगते हैं। उनको तुम जैसे ही तोड़ोगे तो वो वही इन्वेस्ट बैटल वाले खिलौने ताले में बदल जाएंगे। इन तालों को लॉक सीड कहते हैं। लॉक सीड की मदद से तुम या तो मॉन्स्टर्स को रियल वर्ल्ड में समन कर सकते हो या फिर अगर तुम्हारे पास बेल्ट है तो उसके बकल में फिट करने से तुम्हें कूल आर्मर मिल जाएगा। यही हमारा कस्टमाइजेबल पावर सिस्टम है। हर अलग टाइप के लॉक सीड को यूज करने से नए आर्मर का डिजाइन और साथ में उन आर्मर्स के यूनिक वेपन्स और एबिलिटीज भी मिलेंगी। जैसे स्ट्रॉबेरी के साथ फास्ट थ्रोइंग कुनाई मिलती है और पाइनएप्पल के साथ फ्लेल मिलता है जिसका हथियार वाला पोर्शन अनानस का होता है।
मतलब तुम रियल लाइफ में भी किसी चेन के एंड में अनानस गाड़ के लड़ाई करने जाओगे तो सच में घातक हथियार होगा। और जिन जिन ने उस लड़ाई को विटनेस किया होगा तो वो भी याद रखेंगे कि भाई गली के हाथापाई में एक बंदा अनानस घुमा रहा था। ऑब्वियसली इस पावर सिस्टम का मजा अकेले हमारा मेन कैरेक्टर ही नहीं बल्कि और भी कैरेक्टर्स उठाएंगे धीमे धीमे करके। एक्चुअली उतना भी धीमे धीमे नहीं करके हर अगली गली के लौंडे के पास वो बेल्ट आ जाती है और हर कोई इन्हीं फल तालों को नाभि से लगा के कवचधारी योद्धा बनने लगते हैं। तो इनवेस बैटल खत्म हो चुकी है, अब आर्मर मैन वर्सेस आर्मर मैन होगा। जरा सी मतभेद हुई, कट्टों की जगह जेब से फल ताले निकले, पोर्टल से मॉन्स्टर्स निकले, पुलिस की जगह रंगीन कवच धारक बंदे अपनी संतरी कृपाण अंगूरी कट्टा और केला भाला लेके निकल लिए। केला भाला वाला आइडिया किस हरामखोर का था। कामेन राइडर की बेस्ट बात यह है कि सुपर हीरो एक्शन जॉनरा होने के बावजूद यहाँ सिंपल गुड वर्सेस इविल कहानी नहीं है। ये सारे हीरोज आपस में मिलकर सिर्फ इविल मॉन्स्टर्स को नहीं हरा रहे, इन सब का अपना अपना अलग अलग मकसद है। अगर उनकी मंजिल एक है तो साथ में काम कर लिया, अगर अपोज में है तो आपस में लड़ भी लेंगे। इस चक्कर में तुम्हें मॉन्स्टर ऑफ द वीक टाइप की स्टोरी नहीं बल्कि हर फाइट में दोनों साइड में तुम्हें डीप रिटन कैरेक्टर्स मिलेंगे। और कैरेक्टर राइटिंग की वजह से ही ये कहानी मेरे रिसेंटली वॉच्ड मीडिया में से सबसे टॉप पे है। असलियत में इस वीडियो का काम तुम लोगों को इस सेक्शन तक लाने का ही था। इसके पहले का बाकी सब समझ लो मैं सिर्फ नींव बना रहा था, क्योंकि इस कहानी के मेन कोर को बिना सेटअप दिए डायरेक्टली नहीं बता सकते, सारा इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा। कामेन राइडर गाइम में ढेर सारे वेल रिटन कैरेक्टर्स है और मैं हर एक पे देर तक बातें कर सकता हूँ, पर इस वीडियो में मैं पूरी कहानी को 3 प्राइमरी कैरेक्टर्स के पीओवी से दिखाऊंगा। और इस शो के मेरे फेवरेट स्टोरी टेलिंग मोमेंट्स इन्हीं तीनों की वजह से हैं। दो तो तुम्हें अभी तक समझ आ गया होगा कि कौन होंगे, हमारा मेन कैरेक्टर कोता और राइवल डांस क्रू का लीडर काइतो। तीसरे वाले को अभी थोड़ी देर के लिए रहने देते हैं। कोता इस कहानी का हार्ट है। इस लड़के को जैसे पहली बार ये आर्मर की पावर मिलती है तो वनीला हीरो आर्केटाइप की तरह इसे जहां लोगों की चीखें सुनाई दी तुरंत लड़ने चल दिया, अपनी जरूरत से पहले दूसरों का सोचने वाला। स्टोरी में थोड़ा आगे बढ़ते ही इसे एहसास होता है कि इस ताकत की वजह से इसकी जान को खतरा है और आगे अब ये इसकी मदद नहीं लेगा। पर जैसे अगली बार उसे लोग मुसीबत में दिखे तो भैया का परोपकारी इंस्टिंक्ट हावी हो गया और बेल्ट की ताकत का इस्तेमाल कर ही देता है। अब ये कहानी इसे इतनी इजी सवाल और सोल्यूशन देके नहीं छोड़ने वाली थी। हेलहाइम के जंगल में जो फल उगते हैं, जैसा कि मैंने बताया, उन्हें तोड़ दोगे तो वो लॉक सीड में बदल जाएंगे और उनके मैकेनिक्स तुम्हें ऑलरेडी पता है। लेकिन क्या होगा अगर इन फलों को तुम डायरेक्टली कंज्यूम कर लो? तो तुम मॉन्स्टर्स में ट्रांसफॉर्म हो जाओगे। अब इस रेवलेशन से तुम्हें एहसास हो गया होगा कि ये हीरोज एंटी हीरोज ने अभी तक की जितने मॉन्स्टर्स को कूल अटैक फिनिशर से मारा था वो सारे के सारे ह्यूमंस थे जो कभी इन्हीं पोर्टल्स में घुसे होंगे और भूख लगने पे गलती से ये फल खा लिया। और इस रेवलेशन से तुम्हें एक शुरुआत का मिस्ट्री प्लॉट भी याद आ गया होगा कि कोता और उसके डांस क्रू वालों का एक मेंबर भी इसी जंगल में जाके खो गया था। तो अब तुम 2+2 कर लो। वो मॉन्स्टर जिसे कोता ने पहली बार अपनी पावर को यूज करके मारा था वो वही जंगल में खोया उसका दोस्त था। ये स्टोरी का वो पॉइंट था जहां से शुरुआत का सारा बचकाना प्रीमाइस फुल 180 कर दिया गया है। ये कूल आर्मर में एक दूसरे के साथ हीरो विलन खेलने के डायर कॉन्सिक्वेंस थे। बच्चों के टफ बैटल से होकर ये कहानी अब एक्जिस्टेंशियल क्राइसिस की तरफ आ चुकी थी और इन सब के बीच में फंसता है कोता, जिसके इंटेंशन हमेशा से प्योर थे, पर जिस ताकत का वो अच्छाई करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है असलियत में वही ताकत ही ईविल का स्रोत है। और इसी डायलेमा को ये कहानी इस कैरेक्टर से एक्सप्लोर करती है। ध्यान रहे ये शो जापानी बच्चे और यंग टीनेजर्स के लिए बनाया गया था। बचपन से ऐसे थीम्स देख के बड़े हो गए तो अपने आप दिमाग क्रिएटिवली खुलेगा ही, तभी जापान गंजाड़ी देश कहलाता है। इस कहानी में कूट के फिलॉसफी ठूसी गई है और वही फिलोसफिकल डिफरेंस की वजह से इन कैरेक्टर्स में काफी बढ़िया डायनेमिक भी क्रिएट होता है। इस कहानी का सबसे बड़ा प्लॉट रेवलेशन इसी डिफरेंस को काफी कूल वे में दिखाता है। जिस जगह को हम हेलहाइम कह रहे हैं वो एक्चुअली में अर्थ जैसा ही एक प्लेनेट था जिसमें सेम यही सब फिनोमिना हुए थे जो अभी अर्थ में हो रहे हैं। पोर्टल्स खुलना, मॉन्स्टर्स आना, फलों की मदद से ताकत मिलना। एक्चुअली ये प्लांट्स एक पैरासाइट की तरह है जो दूसरी स्पेशीज को पावर्स का लालच देती है। कुछ उसे कंट्रोल करके अपने बीफ्ड अप वर्जन बन जाते हैं और कुछ उसमें सकम होके दानव। एट द एंड दुनिया में कुछ ना कुछ बदल ही जाएगा। और ये हेलहाइम का जंगल जो अभी हम लोग देख रहे हैं वो यही फिनोमिना की वजह से एक्सटिंक्ट हुआ सिविलाइजेशन है। तो देख सकते हो तुम, वो बच्चों का नाचना गाना और बाकुगान बैटल ब्रॉलर्स करना अब दुनिया एक्सटिंक्ट करने में बदल चुका है। और इस रेवलेशन को जानने के बाद हर मेन कैरेक्टर अलग अलग वे में रिएक्ट करता है। वहीं से ये कहानी अपने फिलोसफिकल अंडरटोन्स फेंकने लगती है। कोता से पहले मैं एक और मेजर प्रोटैगनिस्ट का पीओवी बताता हूँ, कुरेशिमा ताकातोरा। इस भाई ने हेलहाइम को रोकने की सारी जिम्मेदारी अपने कंधे में उठा ली थी। इसी की टीम के रिसर्च के वजह से हमें उस दुनिया की इतनी इन्फॉर्मेशन मिल पाई है। तो इसका सोल्यूशन इतना था कि दुनिया को इतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन देके पैनिक नहीं करा सकते। ये अकेले ही सब झेल लेगा और अगर दुनिया को बचाने के लिए खुद का या अपने शहर का सेक्रीफाइस देना पड़े तो वो भी देने को तैयार है। हमारा प्रैक्टिकल भला सोचने वाला आदमी जो कुछ ना हुआ तो कठिन कदम उठाने के लिए भी तैयार है। हमारे मेन कैरेक्टर कोता भैया का इस रेवलेशन को लेकर क्या विचार है?
ये भाई लेट्स डू द इम्पॉसिबल वाला आदमी है। इसे शहर को सेक्रीफाइस करने वाला आइडिया कतई नहीं झेला। ये चाहता है कि सबको सारी इन्फॉर्मेशन दे दो, सब अपने अपने डिसीजन ले। उनकी लाइफ का डिसीजन हम लोग नहीं ले सकते। और आखिरी सांसों तक ऐसा तरीका ढूंढने की कोशिश करेगा जिससे सबका भला हो। जिंदगी ने 2 चॉइसेस दी, लेकिन ये आदमी पूरी जिंदगी तीसरी बेटर चॉइस ढूंढने में लगा देगा। और हम सब जानते हैं ज्यादातर वो तीसरा बेटर चॉइस प्रेजेंट नहीं होता है। इसलिए ये कहानी कोता के मुंह पे सवाल करती है कि कब तक अपने आइडियल्स को पकड़े रह सकते हो। जैसा कि मैंने बताया, ये सुपर पावर्स की मदद से इन लोग जिसके अगेंस्ट लड़ रहे, वो सुपर पावर्स एक्चुअली ओरिजिनेट उसी डार्क एनर्जी से ही हुई है। तो एक और रेवलेशन यहाँ होता है कि जितना उसे यूज करोगे उतना ही तुम उनके जैसे बनते जाओगे, तुम्हारी ह्यूमैनिटी डिटियोरेट होने लगेगी। और यही चीज एक खूबसूरत सिनारियो में दिखाया जाता है, जिससे मैं इस शो का बेस्ट एपिसोड मानता हूँ। एक विलन कोता को अपने इल्यूजन में फंसा देता है, सुकुयोमी समझ लो। और वहाँ वो पहली फाइट का सेम सिनारियो प्ले होता है, लेकिन रोल रिवर्स हो गया है। अब उसका जंगल में खोया दोस्त कामेन राइडर है और कोता एक मॉन्स्टर। ऑब्वियसली सारे ह्यूमन सब उससे डर के दूर भागने लगते हैं। कुल मिला के भाई के सामने सवाल रखा गया है, अगर जिन लोगों को तुम बचाना चाहते हो वही तुमसे डरने लगे, वही तुम्हारी जान के दुश्मन हो जाए, वही तुम्हें रिजेक्ट कर दे, तो क्या फिर भी अपने आइडियल्स को पकड़े रहोगे? फिर भी उन्हें बचाओगे? और इस चीज का जवाब इस शो में फुल ड्रामेटिक वे में दिखाया गया है। पूरी कहानी इस मोमेंट की तरफ तुम्हें ले जाने की कोशिश कर रही थी। इस मोमेंट के बाद से कोता के अंदर अब कोई भी हेजिटेशन नहीं रही है। उसने अपने वैल्यूज क्लियरली डिफाइन कर लिए है। अब वो फ्री हो चुका है, सिर्फ एक्शंस लेने बाकी है। मस्त स्टोरी टेलिंग। अगर तूने मेरी तोकुसो सेंताई डेका रेंजर पे वीडियो देखी होगी तो उसमें ब्लू रेंजर के एक एपिसोड को मैंने बताया था, जो कि सेम यही थीमेटिकल क्वेश्चन कैरेक्टर से पूछता है, और वहाँ भी वो मुझे काफी इम्पैक्ट किया था। यहाँ बस लॉन्ग रनिंग प्लॉट लाइन का पंच लाइन है, वहाँ सिर्फ एक एपिसोड में थीम एक्सप्लोरेशन था। लेकिन इस सारी बातों से इतना साफ है, जापानी लोग भोकाल कहानी लिखते हैं। इस कहानी के धड़कनों की गाथा तुम लोगों ने सुन ली है। अब थोड़ा दूसरी कलरफुल पीओवी की तरफ पढ़ते हैं। ये मेन डांस क्रू में तुम्हें पीछे टिंगू सा लड़का दिख रहा होगा, जो किसी पे गुस्सा भी कर दे तो अगले का गुस्सा शांत हो जाए। यही वो तीसरा कैरेक्टर है जिसे मैंने रहने देने के लिए कहा था, मिची। मिची हमारा मेन ट्रायो का चुपचाप रहने वाला डिसेंट लड़का है, जो बिना स्पॉटलाइट लिए सबको अपनी काम कलेक्टेड एनर्जी देता रहता है। इसे हमारे डांस क्रू की लीड डांसर माई चान से गहरे लेवल का इश्क है। मतलब सिर्फ इमोशनल और फिजिकल लेवल पे ही नहीं, बल्कि स्पिरिचुअल लेवल पे। इस लड़की की चहकता ने इसके डिप्रेसिंग संसार को ओज प्रदान किया हुआ है। कैसा डिप्रेसिंग संसार? मिची का बड़ा भाई इनके शहर के सबसे इम्पोर्टेंट कंपनी का सीईओ है। ये वही कंपनी है जो हेलहाइम और इन चमत्कारी फलों पर रिसर्च कर रही है, और वही कैरेक्टर जो दुनिया बचाने के लिए खुद की और खुद के शहर की कुर्बानी देने को भी तैयार था, वही मिची का बड़ा भाई है। तो ऑब्वियसली इससे भी इसके भाई को उम्मीदें हैं, और इस कारण मिची सुशील पड़ाकू बनने का ढोंग करता है। लेकिन असलियत में उससे ऐसी ग्लूमी लोनली लाइफ से चिढ़ मचती है। और उसी का ऑपोजिट माई और अपने डांस क्रू के साथ जब वो होता है तो ये सारी परेशानियां फुस। और इसी चीयरफुल चमक के सिर्फ इर्द गिर्द रहने के लिए ये कुछ भी कर सकता है। इसने देखा कि किसी हादसे के कारण कोता ने बेल्ट यूज करने से इनकार कर दिया है। अब अगली बार मॉन्स्टर्स या राइवल क्रू आके इन्हें बुली करेंगे तो इन्हें प्रोटेक्ट करने वाला, एक्चुअली इस लड़की को प्रोटेक्ट करने वाला कोई नहीं है। तो इसने डिसाइड किया कि ये अपने लिए भी इस बेल्ट का जुगाड़ करेगा। तो कुछ एपिसोड बाद ही तुम्हें इसका अलग ही रूप देखने को मिलेगा, जब ये बेल्ट के सौदागर को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। तो तुरंत एक साइड कैरेक्टर की कूल एजी पर्सनैलिटी सामने आ गई है, जहाँ कोता हार्टफुल बंदा है जो पहले नेकी करेगा, बाद में उसके कॉन्सिक्वेंस सोचेगा। मिची हमारा टीम का दिमाग है जो बाकियों को हड़बड़ी में कुछ बेवकूफी करने से रोकेगा। दोनों भाइयों का मस्त कॉम्प्लीमेंट्री डुओ बन गया है, और एक ही टीम में 2-2 हीरोज भी है। अपने आप ही बाकी राइवल्स भिड़ने से थोड़ा सतर्क रहने लगेंगे। बेस्ट बात है कि मिची कोता की काफी रिस्पेक्ट भी करता है, क्योंकि उसने इनके डांस क्रू, एक्चुअली माई के क्रू की काफी बार मदद भी की है। अब जैसे दुनिया खत्म होने की बात में इसके बड़े भाई और कोता की थिंकिंग तो हम लोगों ने देख ली थी। इस भाई का उसमें क्या विचार है? तो अपने बड़े भाई की तरह ये भी नहीं चाहता कि दुनिया को इस इंफॉर्मेशन के बारे में पता चले। ऐसा ये कोता को समझाने के लिए कहता है। असलियत में ये नहीं चाहता कि माई को इस इंफॉर्मेशन के बारे में पता चले और वो दुनिया डूम होने वाली है उसकी चिंता करे। इसे सहन नहीं होगा कि माई के चहकते चेहरे में हल्की सी भी उदासी हो। पर कोता भैया ठहरे अपने ऑनेस्ट गाय, वो ये राज छुपा नहीं पाए और माई को सब कह सुनाया। फिर माई आंटी भी रही समाज सेवी, उन्होंने डिसाइड किया कि स्टेज पे जाके शहर वालों को ये न्यूज अनाउंस कर दी जाए।
बगल में खड़े मिच्ची की अलग सुलग रही थी। तो मिच्ची भैया ने अनाउंसमेंट के बीच में ही हेलहाइम के मॉन्स्टर्स को चुपके से समन कर दिया। फिर जनता ने अपना किरदार निभाया, भगदड़ मचाना। जो आर्मर राइडर्स में ट्रांसफॉर्म हो सकते थे वो लड़ने लगे। मिच्ची भैया हमारे खुद के बुलाए दानवों से खुद लोगों को बचाने लगे और लगे हाथ कोता भी सीन में एंटर कर जाते हैं। सारे मॉन्स्टर्स तबाह हो गए। अब आगे का सीन खुद देखो। इस एक चांटे की आवाज इस कैरेक्टर के सपनों के महल के कोने कोने तक गूंजी होगी। ये वो चांटा है जो किसी भी बंदे का विलन आर्क शुरू कर सकता है। एक्चुअली यहाँ से मिच्ची हरामखोरी हो जाता है। कोता भैया की रिस्पेक्ट भाड़ में जाए, कोता भाड़ में जाए रिस्पेक्ट। अगर इस शो में कोई शिद्दत से चाहता है कि कोता एग्जिस्ट करना बंद कर दे तो वो है हमारा मिच्ची भैया। इस मोमेंट के बाद समझ लो जिस भी सीन में मिच्ची होता है उसमें बाकी लोगों के सामने वो वही सुशील बनने का ढोंग करता है और तुरंत फिर हमें उसके इंट्रोस्पेक्शन को दिखाया जाता है जहाँ वो ऐसे बालाजी टेलीफिल्म्स वाले एजी एक्सप्रेशंस देता है। लाइक ये बंदा अपने भाई, कोता, सारे विलेंस हर एक को बैक स्टैप, मैनिपुलेट, डिसीव कर रहा होगा और फिर अगले एपिसोड में उन्हीं के साथ मिलकर प्लान कर रहा होता है। तो इसके सारे सीन्स इतने धाकड़ कॉम्प्लेक्स लेवल का ड्रामा बना देते हैं। और किस लिए? लड़की ने तमाचा मार दिया। मैं एक इंडियन तोकुसात्सु सर्वर में हूँ, वहाँ इसी सीन की एक से बात कर रहा था तो उनके द्वारा यूज किया कोड यहाँ बोल देता हूँ। लड़की का चक्कर बाबू भैया इंसान को दुनिया तबाह करने पे भी मजबूर कर सकती है। एक्चुअली पिछले सिविलाइजेशन के डाउनफॉल का इनडायरेक्ट कारण भी एक लड़की ही थी। मिच्ची के कॉन्ट्रास्टिंग डार्क एजी इंट्रोस्पेक्शन का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। उसमें से एक मेरा फेवरेट तुम्हें मैं दिखाना चाहता हूँ। एक तरफ एक कैरेक्टर सच में जेन्युइनली दूसरे की तारीफ कर रहा है और यहाँ ये हरामखोर अपना अलग ही। तो हाँ, अगर अभी तक तुम्हें एहसास नहीं हुआ तो मिच्ची कामेन राइडर गाइम का वन ऑफ द या कह दो प्राइमरी विलेन है। और जिस तरह इस शो ने इस कैरेक्टर आर्केटाइप को सबवर्ट किया उसके लिए मैं इस शो को अपने सारे लिम्स और लिंक्स से सलाम ठोकता हूँ। और ऐसा वैसा विलेन ना समझ लेना भाई को। एक हरामखोर विलेन कैरेक्टर से तुम जितनी हरामखोरी की उम्मीद कर सकते हो, मिच्ची ने वो सारी की सारी की है। नो पॉइंट ऑफ रिटर्न। एक मेरा फेवरेट सीन है जब अच्छे से बोलते बोलते भी माई इसका साथ देने से इनकार कर रही होती है तो भाई के पास जोर जबरदस्ती के अलावा और कोई चारा नहीं बचता है। देखो तुम लोग, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता इसका फन। माई सा 迎えに来ました。一緒に来てください。お願い、目を覚まして。分かってます。マイさんは混乱してるだけです。一緒に行きましょう。おい、ミッチ、いい加減にしろ。黙ってるクズ。अपनी पसंदीदा औरत के लिए शहद की लार, जहां बीच में दूसरा कोई बोला तो तेजाब की थूक। मोस्ट फन कैरेक्टर टू वॉच। इन टोकुसात्सु शोज मोस्टली अभी तक टोकुसात्सु के नाम पे मैंने सुपर सेंताई देखा है और मेरी पिछली वीडियोस में तुमने ध्यान दिया होगा तो मुझे इन शोज के सेकंड इन कमांड या ड्यूट्रैगनिस्ट की राइटिंग हमेशा फैसिनेटिंग लगती है। एक अच्छे ड्यूट्रैगनिस्ट की तरह या तो वो मेन कैरेक्टर के फॉइल होते हैं या फिर एमसी के साथ आपस में उनका काफी बढ़िया डायनेमिक होता है और यही डायनेमिक आगे बिल्ड होते होते कहानी में जरूर से जरूर इनके बीच एक धाकड़ सा इमोशनल हैवी इंटरेक्शन होगा जो मेरे किसी भी स्टोरी के फेवरेट में से एक होता है। जैसे डेका रेंजर्स के लास्ट एपिसोड में बान और होजी के बैंटर का इमोशनल पे ऑफ, गोकाइजर में मार्वलस और जो का वो शिप के क्रोस नेस्ट वाला सीन और कीरा मेजर में तो रेड येलो ग्रीन तीनों के काफी सीन्स बढ़िया डायनेमिक्स के साथ थे। किसी को अगर नहीं समझ आ रहा है ये सब किसके रेफरेंस है तो इस वीडियो के बाद जाके मेरी टोकुसात्सु वाली प्लेलिस्ट देख लेना। कामेन राइडर गाइम का ड्यूट्रैगनिस्ट वही हमारा राइवल क्रू का हरामखोर लीडर कुमोन काइतो है। इसको इस कहानी में सबसे बैड एस कूल मोमेंट्स मिले हैं और सबसे धाकड़ इमोशनल मैच्योरिटी वाले भी। पूरे कामेन राइडर गाइम के दो मोमेंट्स जिसने मुझे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किया उन दोनों सीन्स में कुमोन काइतो ही लीड में होता है। तो ऑब्वियसली ये हमारे इस वीडियो के मेन ट्रायो का आखिरी कैरेक्टर है इसलिए मेरी स्क्रिप्ट में से इतना ड्रामेटाइजेशन मिलना तो बनता ही है और ट्रस्ट मी दिस कैरेक्टर डिजर्व्स इट।
बाकी कैरेक्टर्स की तरह इस भाई की भी फिलॉसफी पे हल्की नजर फेर ली जाए तो वापस लाया जाए प्लॉट लाइन का एग्जिस्टेंशियल सिनारियो। एक पेड़ पैरासाइट की नस्ल किसी दूसरी नस्लों को एक्सटिंक्ट करने के बाद अब पृथ्वी को टारगेट करी हुई है। 3 लोगों की राय हम लोगों ने जान ली। इस भाई के इस सिचुएशन में क्या विचार है, कैसे बचाए पृथ्वी को, ना बचा के 世界の平和を守るため協力してもらえるね。協力だと。俺は何もなってない。 इसका कहना है कि अगर पृथ्वी में लोग इतने कमजोर है कि दूसरी प्रजाति आके इन्हें खत्म कर सकती है तो पृथ्वीवासियों को खत्म ही हो जाना चाहिए। उल्टा बढ़िया हुआ कि ऐसे कमजोरों को कोई कुचलने आ गया। दिख जाएगा कि कितने फट्टू लोग सिर्फ दुम दबा के भागने या ताकतवरों के सहारे ही बैठे हैं और अपनी ये सोच वो कह दो एक तरीके से विलेंस के ग्रुप के मुंह पे फेंक देता है। तुम्हें इसकी बातें सुन के और कह दो इन कैरेक्टर्स को भी सुन के एक ही चीज समझ आती है, अपना भाई तो उस कोटि का हरामखोर है। लेकिन ये थिंकिंग उसकी ऐसे डेवलप हुई है कि बचपन भर इसने खुद से ज्यादा पावरफुल लोगों को अपने हिसाब से दुनिया बदलते देखा है। वो चाहे तो अपने से नीचे वालों की मदद करे या ना करे, एट द एंड सारी एजेंसी और पावरलेस लोगों की डेस्टिनी उनके डिसीजन पे टिकी रहती है। यहाँ देखोगे तो मेन कैरेक्टर कोता की भी यही लड़ाई है कि आम जनता की नीति किसी अथॉरिटी के हाथों में ना हो। अंतर बस इतना है कि कोता चाहता है सबके पास उनकी एजेंसी होनी चाहिए और काइतो ये चाहता है कि सब इतने काबिल हो जाए कि अथॉरिटी की जरूरत ही ना पड़े। दोनों के दोनों का मकसद इक्वालिटी का ही है, बस सोच पोलर ऑपोजिट है और दोनों के एक्सट्रीम आइडियल्स में दुनिया की रेड़ मर सकती है। एक सबका भला चाहने पे सही समय आने पे डिसीजन ही नहीं ले पाएगा और एक हो ऐसा डिसीजन ले ले जिससे और तबाही फैल जाए। और इसी कारण कहानी में एक ही गोल होने के कारण इन दोनों के आइडियल्स आपस में क्लैश होते ही रहते हैं। मोस्टली ये दोनों आपस में बात नहीं करते। काइतो कोता को नाइव समझता है और कोता काइतो को हरामखोर। इतनी देर से कोता काइतो कोता कर करके मेरी जीभ के बाइसेप्स ट्राइसेप्स बन चुके होंगे। लेकिन कई बार गोल सेम होने के कारण ये दोनों एक साथ ही काम करते हैं और धीमे धीमे एक दूसरे के स्ट्रेंथ के लिए रिस्पेक्ट भी बढ़ने लगती है। कोता को एहसास होता है कि काइतो भाई अपना ताकत की चाह रखता है लेकिन समय आने पे वो अपने लोगों की मदद भी करता ही है। और ये सारी विशफुल थिंकिंग उसी समय तबाह हो जाती है जब इनके अगेंस्ट एक ऐसा विलेन आता है जो सेम काइतो की तरह पावर हंगरी है। ये विलेन असलियत में पिछली एक्सटिंक्ट हुई सिविलाइजेशन का वन ऑफ द लास्ट 3 सर्वाइवर है जिसने तानाशाही में अपने ही लोगों को मार डाला था और अब इसका मकसद है कि पृथ्वी पे भी सेम तबाही मचाए। कोता बीइंग कोता सेंटिएंट बीइंग को देखते ही उसे बात करके मैटर सॉल्व करने का सोचता है, पर जब उसे एहसास होता है कि अगले का कोई खास रीजन ही नहीं है तबाही मचाने का तो पहली बार उसे समझ आया कि दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिनसे तुम रीजन कर ही नहीं सकते। वो तुमसे और तुम्हारे आइडियल से इतने ऑपोजिट एक्सट्रीम में है कि उनसे लड़ने के अलावा तुम्हारे पास और कोई जरिया है ही नहीं अगर तुम उन्हें रोकना चाहते हो तो। और इस विलेन के कारण उसे काइतो की फिलॉसफी का टेंजिबल इविल फ्यूचर आंखों के सामने दिख रहा है। और इस रियलाइजेशन के साथ ही हम लोग अब इन दोनों के उस हैवी इंटरेक्शन की तरफ जा रहे हैं जहाँ कोता काइतो से उसके एम्बिशन का मोटिव पूछता है। इस सीन का पहले तो सेटअप ही अपने आप में इतना ड्रामेटिक सा किया गया है। कोता उसी पावर हंगरी विलेन से लड़ रहा होता है लेकिन दूसरे कामेन राइडर की एजेंसी आके विलेन की जगह कोता पे अटैक कर देती है और अपना भाई काइतो उसे बैटल से बचा के वापस हाइड आउट में ले आता है। तो एक कैरेक्टर के घायल होने से इमोशनल सीन को एक्स्ट्रा ऊंफ भी मिल गया है। फिर इस पूरे सीन को इतने सिनेमैटिक तरीके से दिखाया गया है। और देखो カイトお前が求めてる強さってなんだ。オーバーロードの言葉、強いやつなら弱いやつを苦しめても当然だって。お前にとっての強さは同じなのか。これが力ある者たちの本性だ。お前本気で言ってんのか。お前もいつかあんな風になっちまうつもりか。弱者は強者の餌食になるしかない。だからこそ力が必要だ。どんな強い敵にも牙を向けるだけの力が。お前 तुम मुझे जितनी बार चाहे ये सीन दिखा दो मैं फिर से देख दूंगा। यहाँ मौजूद सारे कैरेक्टर्स की एक्टिंग, पूरे सीन का टोन और छोटे छोटे नुआंस, जैसे कोता जब गिरवान पकड़ने आता है तो काइतो खुद उसे संभालता है। ये दोनों वो लोग हैं जो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं पर दोनों के आइडियल्स इतने दूर है कि फ्रस्ट्रेशन से मरे जा रहे कि अगला साला समझ क्यों नहीं रहा है। सारी कुर्ता आके इसी सीन में फिर निकल गई और इस फिलोसफिकल क्लैश सीन का एंड काम ब्रो एनर्जी से होता है। カズラはお前ももっと強くなれ。それがお前の務めだ。 इस सीन को जब मैं पहली बार देख रहा था तो मैं पूरा श्योर था कि दिस इज ओवर मेलोड्रामेटिक, ये पक्का क्रिंज लगेगा। लेकिन काइतो के एक्टर और बाकी यहाँ मौजूद सारे एक्टर्स ने इतनी ऑनेस्टी से इसे सेल किया है, मैं भाई हैरान हूँ। अब देखो हम लोग वीडियो के आखिरी चरण पे हैं और केवल एक मोमेंट की बात करना रह गया है, इस सीरीज का मेरा फेवरेट। मोस्टली मुझसे किसी स्टोरी का मेरा फेवरेट मोमेंट पूछोगे तो वो यही पिछले सीन की तरह कैरेक्टर इंटरेक्शन में इमोशनल पीक वाला सीन होता है और यहाँ भी तुम लोग देख सकते हो कि मैंने उसको भर के टाइम दिया। लेकिन इस कहानी में एक्सेप्शन है।
इस बार एक बैड एस सीन मेरे टॉप पे है और ऑब्वियसली कुमोन काइतो भैया ही उस सीन के लीड है। तो चलो कॉन्टेक्स्ट टाइम। मैंने वीडियो के पिछले सेक्शन में एक कामिन राइडर या यही आर्मर्ड सुपर हीरो की एजेंसी का जिक्र किया था। वो असलियत में कोई एजेंसी जैसी एजेंसी नहीं है, पर ये वही लोग हैं जो सिटी की सबसे इंपॉर्टेंट कोऑपरेशन और मिची के बड़े भाई के को-वर्कर्स हैं। इन्हीं में से एक आदमी ने हमारे मेन कैरेक्टर्स को बेल्ट प्रोवाइड की थी और इन्हीं में से एक साइंटिस्ट भी है जिसने ही इस पूरे हेलहाइम पे रिसर्च करके सारी इन्फॉर्मेशन गैदर की थी और इन बेल्ट्स और लॉक सीट सबको इसी ने डिजाइन किया था, प्रोफेसर रेउमा। साथ में इसकी एक असिस्टेंट भी होती है, योको मिनाटो, जिसके वाइब और रवैये से ही तुम समझ सकते हैं कि ये मेरे शो की वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर है। बैड एस लड़की और फिर बॉयकट। हल्का सा साइड टेंजेंट, इस वीडियो के लिए इंटरनेट में छानबीन करने पे मुझे पता चला कि इस एक्टर ने ऑन शूट भी अपने सारे एक्शन सीन्स और स्टंट्स किए हैं। तो सिर्फ कैरेक्टर ही नहीं, दीदी रियल लाइफ में भी बैड एस है। फिर मुझे एक और कूल इन्फॉर्मेशन मिली कि इन्होंने पर्सोना 4 के स्टेज प्ले विजुअल लाइफ द इवोल्यूशन में चीए का कैरेक्टर प्ले किया है। अगर तुम मुझे जानते हो या मेरे गेमिंग चैनल को फॉलो करते हो तो तुम्हें पता है पर्सोना 4 का मेरे लिए किस लेवल पे नॉस्टैल्जिया है और चीए मेरी फेवरेट कैरेक्टर है। तो उस स्टेज प्ले में इसके सेक्शन और एक्शन सीन्स देखना, इतनी कूल कोरियोग्राफी की गई है। बाकी अब साइड टेंजेंट हटा के मेन वीडियो की तरफ आते हैं। कहाँ पे थे हम? हाँ, तो हमारे पास कुछ कैरेक्टर्स की समिति है जिसका लीडर एक साइंटिस्ट है, प्रोफेसर रेउमा। ये काम तो मिची के बड़े भाई ताकातोरा के साथ ही करता है, लेकिन ऑब्वियसली इसके मोटिव्स बाकी कैरेक्टर्स की तरह अपने भले के लिए ही है। ताकातोरा लोगों को इस दूसरी प्रजाति से बचाना चाहता है, पर रेउमा को कोई फर्क नहीं पड़ता है। दुनिया खत्म हो या ना हो, इसे डेटा चाहिए। ये हेलहाइम की पावर्स को पूरी तरह से समझना चाहता है, जिज्ञासापूर्ण आदमी जो मिस्ट्री की तह तक जाने के लिए गिरी से गिरी हरकत भी कर सकता है। इसके वजह से हेलहाइम के मॉन्स्टर्स फ्रीली रियल वर्ल्ड में इन्वेड कर देते हैं और जैसे ही इसे दिखता है कि बचने का कोई चारा नहीं है तो बाकी सबको अकेला मरने को छोड़ के चुपके से निकल लेता है। कुल मिला के सीरीज में कोता को छोड़ के हर किसी के अपने सेल्फिश रीजंस है, पर ये अकेला वो कैरेक्टर है जिससे तुम बेइंतहा नफरत करोगे। कास्ट का मोस्ट एनोइंग कैरेक्टर, और इसकी पूरी पर्सनैलिटी और सीन में जिस तरह खुद को कैरी करता है, सबसे तुम्हें साफ दिखेगा कि ये अपने आप को खूब कैरिस्मेटिक और चालबाज समझता है। तो सिनारियो ऐसा बनता है कि मिची ने माई को किडनैप कर लिया है और जिस बिल्डिंग में रखा है वही मिची के बड़े भाई का बेस है। उधर जाने का सीक्रेट रूट सिर्फ रेउमा जानता है और वो इधर आके कोता से समझौता करता है कि वो इन्हें बेस के अंदर ले जाएगा, बदले में ये लोग इसे उसके लैब तक जाने तक की प्रोटेक्शन दे। तो अब शुरू होता है इस सीरीज का मेरा फेवरेट आर्क, जहाँ पूरी कास्ट अब विलेन के बेस में धामा बोलने जा रही है। कामिन राइडर गायम का सास्के रिट्रीवल आर्क। इधर एक कूल शॉट होता है जिसमें सारे कैरेक्टर्स पोज में खड़े रहते हैं। सिर्फ ऐसे शॉट्स के लिए मुझे जापानी मीडिया पसंद है। मेन इधर मैं एक सीन दिखाना चाहता हूँ जिससे तुम्हें रेउमा की एनोइंगनेस और दिखे। 当然だろう。今や全世界にクラックが開きまくってるからね。誰のせいだと思ってるんだ。全世界のクラックが開いたのはオーバーロードが原因で、それは人類からミサイル攻撃を受けたせいだから、つまりユグドラシルタワーが陥落したせい。全部私のせいだ。यहाँ बाकी कैरेक्टर्स के इमोशनल स्टेक्स इतने हाई है और इस आदमी को इस जगह भी सबके नर्व्स में चढ़ने का मन कर रहा है। इस पूरे सफर में इसकी एनोइंगनेस बरकरार रहेगी। आगे एनिमे के हर टिपिकल बॉस रेड आर्क की तरीके इसमें भी एक एक करके कुछ कैरेक्टर्स रास्ते में आती बाधाओं से जूझने को रुक जाते हैं, जिससे टीम की मेन टुकड़ी मिशन में आगे प्रोसीड कर सके और एट लास्ट इन लोगों सीक्रेट टनल पे पहुंच जाते हैं। यहाँ कोता बीइंग कोता बाकियों से कहता है कि पीछे रुके लोगों का इंतजार करना चाहिए। और अब वो मोमेंट जिसको मैं इतनी देर से सेटअप कर रहा था। लेट्स सी इतने बड़े सेटअप की बैड एस पंच लाइन तुम लोगों पे लैंड करती है कि नहीं। ここでシャルモンのおっさんたちが追いつくのを待った方がいいんじゃないか。悠長なこと言ってる場合か。先を急ぐぞ。そんな。そもそも彼らが無事だっていう保証はどこにもないだろう。あの二人は俺たちを助けるために残ったんだぞ。こいつの言い分は間違っていない。カイト、お前まで。これからは無駄口叩く前に殴られる覚悟しておけ。इस लेवल पे सेटिस्फाइंग घूसा मैंने इससे पहले सिर्फ एक बार देखा था जब लूफी शबाउंडी में सेलेस्टियल ड्रैगन को मारता है, लेकिन यहाँ किसी लाइव एक्शन में उसी लेवल के इंटेंस सेटअप को फॉलो करने के बाद जब एक एनोइंग कैरेक्टर के घूसा पड़ा जो कि इतनी देर से हम सब चाहते थे कि प्लीज कोई इसे भर के सूते, वो रिलीज यहाँ इस सीन में काइतो ने हमें दिया है। टू गुड। उस घूसे के पीछे पूरे स्टोरी लाइन के लेवल पे पनपते फ्रस्ट्रेशन का भार था। तो या दैट्स इट। एट द एंड ऑफ द डे बचकाने आइडियाज या एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस वाले प्लॉट रख दो, दुनिया भर के कूल पावर सिस्टम घुसेड़ दो, इम्पैक्ट आखिर में ये कैरेक्टर मोमेंट्स ही देते हैं।
या सिर्फ कहूँ मैं ही ऐसा सोचता हूँ और तुम लोगों का इतना टाइम वेस्ट किया सिर्फ कुछ मेडअप लोगों के बीच मतभेद की बात करने के लिए। लेकिन फिर भी तुम लोग यहाँ तक टिके हो तो बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे कमेंट सेक्शंस में काफ़ी बार सवाल जवाब आते हैं कि इन तोकुसात्सु शोज सुपर सेंताई कामेन राइडर को कहाँ से देखे, और मैं ऑब्वियसली जवाब दे के और ना दे के थक चुका हूँ। तो मैं तुम्हें एक इंडियन तोकुसात्सु सर्वर को ज्वाइन करने के लिए कह सकता हूँ। मैं भी वहीं पे हूँ और वो कम्युनिटी ऑब्वियसली मुझसे ज़्यादा इन शोज़ की नॉलेज रखती है। तो अगर तुम ऑलरेडी फ़ैन हो तब तो ज्वाइन करना बनता ही है। अगर तुम इनको देखने के लिए इंटरेस्टेड भी हो तो भी वहाँ ज्वाइन करना बनता है। वो तुम्हें इन्हें देखने के मल्टीपल स्रोत भी प्रोवाइड करा देंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दी है। बाकी ये वीडियो ख़त्म होती है अब। आगे सच में मेरे पास अब कुछ बोलने को बचा है नहीं, तो बिना टाइम वेस्ट किए आराम से सो जाता हूँ। बाय।